सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे व आप सभी का अध्ययन भी भली भांति चल रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल असाइनमेंट B3 के अंतर्गत हमारा जो विषय चल रहा है वह है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में कल मैंने आपको वर्कशीट 6 के अंतर्गत पाठ 18 के कुछ बचे हुए प्रश्न उत्तर व अतिरिक्त कार्य से संबंधित लोकोक्तियां व वाक्यांश के लिए एक शब्द समझाए थे। हिंदी व्याकरण में आज मैं आपको समझाऊंगी वर्कशीट 7, जिसके अंतर्गत मैं आपको अतिरिक्त कार्य से संबंधित पत्र व अपठित गद्यांश समझाऊंगी। तो आज का कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों को आज की दिनांक अपनी कॉपियों पर लिखनी होगी, जो कि है 19 जनवरी 2021। इसके साथ ही आप सभी को लिखना होगा ऑनलाइन कक्षा कार्य व आप सभी को लिखना होगा पत्र। पत्र का विषय भी आपको अवश्य ही डालना होगा, जो कि है कोरोना संक्रमण काल के दौरान जल्द ही मानव विकास संसाधन मंत्रालय कक्षा 9 से 12 के बाद अब कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं विद्यालय परिसर में लगवाने की अनुमति दे सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने दोस्त को सलाह देते हुए पत्र लिखिए कि विद्यालय में कक्षाएं ग्रहण करने के दौरान किन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कौन सी सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान जितने भी विद्यालय हैं भारत के, वे सभी बंद थे। और अब क्या किया है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं को अनुमति दे दी है कि वे विद्यालय परिसर में लग सकती हैं। तो उसके बाद अब आशा की जा रही है कि जल्द ही कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं भी विद्यालय परिसर में लगवाने की अनुमति मिल सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने दोस्त को सलाह देते हुए एक पत्र लिखना है कि जब वे विद्यालय में कक्षाएं ग्रहण करे तब उस दौरान उन्हें किन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। देख लेते हैं पत्र। जब कभी भी हम पत्र शुरू करते हैं तब हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे होते हैं उस व्यक्ति का पता लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है A75 मोहन नगर गाजियाबाद। आप जिस भी दोस्त को अपने पत्र लिख रहे हैं आप उस दोस्त का पता यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं दिनांक, जो कि है 19 जनवरी 2021। मैंने यहाँ लिखा है प्रिय मित्र शुभम। आप अपने जिस भी मित्र को पत्र लिख रहे हैं आप उस मित्र का नाम यहाँ लिख सकते हैं। तुम कैसे हो, यहाँ पर सब कुशल मंगल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी कुशल होंगे। मित्र, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण विद्यालय 22 मार्च सन 2020 से बंद चल रहे हैं, जिसके कारण पढ़ाई ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। यह भविष्य के लिए काफी चिंता का विषय है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं विद्यालय परिसर में लगवाने की अनुमति दे दी है। सबसे पहले तो आपने पूछा कि कैसे हो, आपने बताया कि आप ठीक हैं और आप आशा करते हैं कि वहां पर भी सब ठीक होंगे। उसके बाद आपने बताया कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सभी जानते हैं कि विद्यालय जो है वो 22 मार्च 2020 से बंद चल रहे हैं, और जिसके कारण पढ़ाई जो है छात्रों की वो ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, और यह छात्रों के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं विद्यालय परिसर में लगवाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब आशा है कि जल्द ही कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं भी विद्यालय परिसर में लगवाने की अनुमति मिल सकती है। इस कोरोना संक्रमण काल में विद्यालय परिसर में शिक्षा ग्रहण करना अत्यधिक जोखिम भरा कार्य है, परंतु यह छात्रों के भविष्य के हित में भी है। तो अब कक्षा 9 से 12 तक तो अनुमति मिल चुकी है। अब आशा है कि कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी अनुमति मिल जाएगी कि वे अपनी कक्षाएं विद्यालय परिसर में ग्रहण कर सकते हैं। तो इस संक्रमण काल में विद्यालय परिसर में शिक्षा ग्रहण करना जोखिम भरा कार्य तो है ही, पर यह छात्रों के भविष्य के हित में भी है। विद्यालय परिसर में कक्षाएं ग्रहण करते समय कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमें भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ साथ अनेक सावधानियां बरतनी भी आवश्यक हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया है, कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जब आप विद्यालय परिसर में कक्षाएं ग्रहण करें तब आपको किन दिशा निर्देशों का पालन करना है और उसके साथ साथ कौन सी सावधानियां बरतनी है, जो कि अति आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विद्यालय परिसर में कोरोना वायरस से बचने के लिए अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैसे हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कि हमें बरतने हैं जब हम विद्यालय परिसर में कक्षाएं ग्रहण करें। जैसे हाथों को साबुन से बार बार धोना, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, खांसते व छींकते समय मुंह व नाक पर रुमाल रखना, कक्ष में मौजूद हर छात्र के बैठने की सीट के बीच 1 मीटर की दूरी अत्यंत आवश्यक है। किसी भी छात्र को की कोई भी चीज छूने से बचना है। हमें क्या करना है, किसी भी छात्र की कोई भी चीज नहीं छूनी है। इसके अलावा हमें अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखना होगा, चेहरे को बार बार नहीं छूना होगा। हमें
कोई भी वस्तु छूने के बाद अपने हाथों को धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। तो ये सारे दिशा निर्देश जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जारी किए हैं और कुछ सावधानियां भी हैं जो कि हमें व्यक्तिगत तौर पर बरतनी है। मित्र, मैं इन सभी सावधानियां व दिशा निर्देशों को बताकर यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रकार सावधानियां बरतकर हम कोरोना संक्रमण से भी सुरक्षित रह सकेंगे व अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप इन सभी सावधानियां व दिशा निर्देशों को बताकर अपने दोस्त को यह सुझाव दे रहे हैं कि इन सावधानियों को बरतकर हम कोरोना के संक्रमण से भी बच सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से विद्यालय परिसर में पूरी कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरे सुझाव आपकी समझ में आ गए होंगे और आप उनका पालन करते हुए विद्यालय परिसर में शिक्षा अवश्य ही ग्रहण करोगे। बाकी शेष कुशल है माताजी व पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र कौशल गंगवार। यहाँ पर मैंने कौशल गंगवार लिखा है, आप अपना नाम लिख सकते हैं क्योंकि यह पत्र आप अपने मित्र को लिख रहे हैं। तो यह पत्र जिस विषय से संबंधित है वो विषय आप सभी जानते हैं क्योंकि विद्यालय अब जल्द ही खुलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पत्र का यह विषय आप सभी लोगों से भी संबंधित है कि जब आपकी कक्षाएं विद्यालय परिसर में लगने लगें तब आपको किन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किस प्रकार से विद्यालय में कक्षाएं ग्रहण करना है। अब हम अतिरिक्त कार्य के अंतर्गत देख लेते हैं अपठित गद्यांश। सबसे पहले आप सभी लोगों को आज की दिनांक अपनी किताब में डालनी होगी जो कि है 19 जनवरी 2021। इसके साथ ही आप सभी लोगों को डालना होगा ऑनलाइन कक्षा कार्य। सबसे पहले मैं आपको गद्यांश समझाऊंगी जो कि गद्य से संबंधित होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोज। देख लेते हैं गद्यांश। कुछ लोग सोचते हैं कि खेलने कूदने से समय नष्ट होता है तथा केवल स्वस्थ रक्षा के लिए व्यायाम कर लेना ही काफी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि खेलने कूदने से हमारा समय बर्बाद होता है तो हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केवल व्यायाम ही कर लेना चाहिए, पर वे भूल जाते हैं कि खेल कूद से स्वस्थ तो बनता ही है, साथ ही साथ मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी गुण भी सीखता है। परंतु वो लोग क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि खेलने कूदने से हमारा शरीर तो स्वस्थ बनता है लेकिन उसके साथ ही साथ हम कुछ ऐसे गुण सीखते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे सहयोग से काम करना, विजय मिलने पर अभिमान न करना, हार जाने पर साहस न छोड़ना, विशेष ध्येय के लिए नियम पूर्वक कार्य करना आदि गुण खेलों के द्वारा अनायास ही सीखे जा सकते हैं। तो जब हम किसी भी प्रकार के खेल को खेलते हैं तब ये सारे गुण हमें अपने आप ही आ जाते हैं। लोगों के साथ हम मिलजुल कर काम करने लगते हैं। जब हम जीतते हैं तब हमें उस पर अभिमान नहीं होता है, जब हम हार जाते हैं तब हमारा साहस नहीं छूटता है और किसी भी एक विशेष ध्येय के लिए हम क्या करते हैं, नियम पूर्वक कार्य करते हैं। तो खेल कूद से हम ये सारे गुण जो हैं वो अपने आप ही सीख जाते हैं। खेल के मैदान में केवल स्वस्थ ही नहीं बनता वरन मनुष्य अनुशासित भी बनता है। खेल जो है वो हमें अनुशासन भी सिखाते हैं। खिलाड़ी वे बातें अनायास ही सीख जाते हैं जो उन्हें आगे चलकर नागरिक जीवन को सुलझाने में सहायता देती हैं। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का एकमात्र उत्तम साधन खेल कूद है, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारे शरीर में स्वस्थ मन का निवास होगा। खेल कूद को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है जिससे कि खेल कूद के द्वारा छात्रों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। तो खेल कूद जो है उसे आजकल हमारे पाठ्यक्रम में भी स्थान दिया गया है जिससे कि छात्रों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। अब देख लेते हैं इस गद्यांश से जुड़े प्रश्न उत्तर, जिसकी हेडिंग है उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कुछ लोग व्यायाम को ही काफी क्यों समझते हैं? उत्तर है, कुछ लोग व्यायाम को ही काफी समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि खेलने कूदने से समय नष्ट होता है और स्वस्थ रक्षा के लिए व्यायाम कर लेना ही काफी है। जैसा कि मैंने आपको गद्यांश में भी समझाया था कि कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि खेलने कूदने से केवल समय नष्ट होता है और इसके स्थान पर अगर हम व्यायाम करेंगे तब भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यायाम की अपेक्षा खेलकूद लाभदायक क्यों है? व्यायाम से ज्यादा खेलकूद हमारे लिए लाभदायक क्यों है? उत्तर देख लेते हैं। व्यायाम की अपेक्षा खेलकूद लाभदायक है क्योंकि खेल के मैदान में मनुष्य का स्वास्थ्य ही नहीं बनता वरन मनुष्य अनुशासित भी बनता है। तो व्यायाम की अपेक्षा खेलकूद अधिक आवश्यक है क्योंकि खेल के मैदान में मनुष्य पहले स्वस्थ बनता है और उसके साथ ही साथ वह अनुशासन में रहना भी सीखता है। प्रश्न 3 है, खेल के मैदान में खिलाड़ियों को कौन कौन से गुण प्राप्त होते हैं? उत्तर है, खेल के मैदान में खिलाड़ियों को सहयोग से काम करना, विजय मिलने पर अभिमान न करना, हार जाने पर साहस न छोड़ना, विशेष ध्येय के लिए नियम पूर्वक कार्य करना आदि गुण प्राप्त होते हैं। खेल कूदों को पाठ्यक्रम में स्थान क्यों दिया गया है? उत्तर है, खेल कूदों को पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए दिया गया है जिससे कि खेल कूदों के माध्यम से छात्रों का मानसिक और बौद्धिक विकास हो।
अब ये सभी जानते हैं कि खेल कूद जो है वो हमारा शारीरिक विकास करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में उनको स्थान इसलिए दिया गया है कि खेल कूदों के माध्यम से हमारा मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक तीनों ही विकास हों। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक होगा खेलों का महत्व। आखिरी प्रश्न है इस गद्यांश का, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इससे क्या अभिप्राय है, अर्थात इसका क्या अर्थ है। उत्तर है, जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ अर्थात किसी भी प्रकार के रोगों से मुक्त होता है तभी मनुष्य का मन भी स्वस्थ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं हमारे शरीर में, तभी हमारा मन जो है वो स्वस्थ रह सकता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अब देख लेते हैं एक पद्यांश। पद जो होता है वो कविता से संबंधित होता है। जल ही जीवन, जल ही अमृत, जल ही सबका मूल है। जल बिन है जीवन कहाँ, जल बिन सब कुछ धूल है। तो जल जो है वो जीवन है, जल ही अमृत है और जल ही हर चीज का मूल है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है और जल के बिना सब कुछ धूल है। जल में ही है जन्मा जीवन, जल से ही फूले वन उपवन, जल से ही है हरा हुआ जीवन का पूरा तन मन। जल से ही हमारे जीवन का जन्म हुआ है, मानव जीवन का। जल से ही जो वन और उपवन है वे फूलते फलते हैं। जल से ही जो है हर चीज हरी भरी रहती है, वे चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, वातावरण हो। जब तक जल है स्वच्छ तब तक है अमृत समान, पर जब हो जाए अस्वच्छ यह बन जाता रोगों की खान। जब तक जल स्वच्छ होता है, साफ होता है, तब तक वह अमृत के समान होता है, पर जब वह अस्वच्छ हो जाता है, गंदा हो जाता है, तब वह रोगों की खान बन जाता है, अर्थात उससे बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। आओ हम सब मिलकर शुरू करें जल रक्षा अभियान, ताकि जी सकें सुखमय जीवन, जो है जल का अमृत वरदान। तो आओ हम सब मिलकर क्या करें, जल रक्षा अभियान शुरू करें, जल की रक्षा करने के लिए एक अभियान, ताकि हम सुखमय जीवन जी सके। और जल का अमृत वरदान जो है वो यही है। अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं इस पद्यांश से संबंधित। उपरोक्त पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है सबका मूल क्या है। तो पद्यांश में मैंने आपको समझाया जल ही सबका मूल है। दूसरा प्रश्न है जीवन चक्र का आरंभ किससे हुआ। उत्तर है जल से ही जीवन चक्र का आरंभ हुआ। तीसरा प्रश्न है जल के अस्वच्छ होने पर क्या होता है। उत्तर है जल के अस्वच्छ होने पर अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये था गद्यांश व पद्यांश जो कि मैंने आपको समझाया। आप सभी को इसके प्रश्न उत्तर आज की दिनांक व ऑनलाइन कक्षा कार्य डालकर अपनी किताबों में भरने हैं। आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए व साफ होनी चाहिए। यह हमारी इंटरनल असाइनमेंट B3 के अंतर्गत आखिरी वर्कशीट थी। आज हम अपना इंटरनल असाइनमेंट B3 का पाठ्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का कार्य समझ में आया होगा। यदि अभी भी आप में से किसी को आज के कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तब वह मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले व्याख्यान में, जब कभी भी हम अपना अगला पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए व सीखते रहिए। धन्यवाद।